Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students hope that you all will be very well in the good condition of health and iman. अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. स्टूडेंट्स, हज़रत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, आज एक हदीस करने जा रहे हैं हम, कि उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि बेशक गुस्सा शैतान की तरफ से है. अब बेटा ये जो चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक बात है, एक हदीस है, ये देखने में छोटी सी एक बात है लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग रखती है. कैसे कि बिल्कुल ही क्लियरली कह दिया गया है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि गुस्सा शैतान की तरफ से है. बेटा हो क्या रहा है ना कि आजकल हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता जा रहा है. इवन छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के आदी हो गए हैं. अपने पेरेंट्स पर हम गुस्सा कर रहे होते हैं, अपने बड़े बहन भाइयों से हम नाराज़ हो रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से गुस्सा कर रहे होते हैं. तो बेटा ये बात आप समझ लीजिए कि अगर तो आप शैतान की तरफ से हैं तो फिर तो आप गुस्सा कीजिए, क्योंकि वो है ही शैतान की तरफ से गुस्सा, वो आपको वर्गला रहा होता है. तो अगर तो आप शैतान की तरफ से हैं तो नेक्स्ट टाइम गुस्सा कीजिएगा. बट अगर आप अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हैं, तो आपने जितना मर्ज़ी गुस्सा आए आपने उसको पीने की कोशिश करनी है. आपने बिल्कुल अच्छी तरह से ट्राई करना है कि आप इस गुस्से को जितनी मैक्सिमम हो सकता है कंट्रोल करें. उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही ये बात हमें पता चली है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप पानी पी लें, अगर आप खड़े हैं तो बैठे हैं तो लेट जाएं, अगर नहीं तो आप वो जगह ही छोड़कर चले जाएं. तो उससे क्या होगा कि आपके गुस्से पर कंट्रोल होगा. ठीक है बेटा. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ. लेक्चर नंबर 17 वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे एंड वी हैव टू डू द यूनिट नंबर 8. यूनिट नंबर 8 इज़ अ पोइम, और पोइम कौन सी है वो? पीस. पीस मतलब अमन. ठीक है, अमन. आज हमने यूनिट नंबर 8 की पोइम से करनी है समरी, और इसके साथ हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. तो समरी या क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले हम पोइम की रीडिंग कर लेते हैं एक बार. आपके पास बेटा आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स, आपको ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए ताकि आप साथ साथ अपने नोट्स भी रेडी करते जाएं और हर चीज़ आपको साथ साथ ही अवेलेबल होती रहे, आपके लिए ईजी हो जाए. बिकॉज बाद में फिर आप लोग नोट्स रेडी नहीं करते हैं. अभी लेक्चर आप सुन रहे हैं तो अभी नोट्स भी अपने साथ साथ रेडी करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अवर पोइम पीस. लिखी है डॉक्टर हर्टमन ने, और वो ये बात करते हैं, द विंड इज़ नाउ अ रोरिंग स्मैशिंग monster of destruction wrecking all man's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning broken flying. Next stanza है आपका, but all of that is not its core, its center is in truth, eternal stillness, bright blue skies, and all you hear are gentle whispers, far away and unimportant. बेटा ये भी पोइम की एक काइंड होती है जिसमें बिल्कुल भी पोइम के वर्ड्स को एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं किया जा रहा होता. यानी आप जो उर्दू में पढ़ते हो ना, रदीफ़ काफ़िया जो आखिर पर हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, इसमें वो नहीं होता. यह भी पोइम की ही एक तरीका होता है लिखने का. आज़ाद नज़म भी इसको हम कहा जाता है. उर्दू में हम इसको आज़ाद नज़म कह रहे होते हैं, जिसमें कोई भी काफ़िया वगैरह का ध्यान ज़्यादा नहीं रखा जाता. तो यहाँ पर आपने देखा है कि पोइम पढ़ते हुए, जैसे हमने पिछली पोइम्स अपनी पढ़ी थी, तो उसमें आखिरी वर्ड सेम सेम आ रहे थे, साउंड्स सेम हो रही थी. लेकिन यहाँ पर साउंड सेम नहीं हो रही हैं. ठीक है. तो ये आज़ाद नज़म होगी. अच्छा, तो पहले तो स्टैंजा है, द विंड इज़ नाउ अ रोरिंग स्मैशिंग के जो डॉक्टर हार्टमैन है वो ये कह रहे हैं कि जो हवा है वो इस वक्त पर रोरिंग है, तबाह कर देने वाली है, चिंगाड़ने वाली है. और स्मैशिंग का मतलब होता है तबाह कर देने वाली है. मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो डिस्ट्रक्शन की मॉन्स्टर है, इस वक्त पर तबाही फैलाने वाली बला है. रैकिंग ऑल मैन्स वर्क, जो कि रैक कर रही है, तबाह कर रही है आदमी के सब कामों को. फ्रॉम द वैलीज, फ्रॉम द वेल्स, घाटियों पर से भी और वेल्स पर से भी, यानी वादियों में से भी. एंड सेंड्स देम स्पिनिंग ब्रोकन फ्लाइंग, और उनको हवा के ज़ोर पर घुमा कर, स्पिन का मतलब होता है घुमाना, घुमा कर दूर दूर उछाल रही है, फेंक रही है. ठीक है बेटा. सेकंड स्टैंजा है आपका, बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर. अच्छा, अब पहले स्टैंजा में डॉक्टर हार्टमैन ने क्या बताया कि जो हवा है वो एक मॉन्स्टर है जो हर चीज़ को तबाह कर रही है. लेकिन सेकंड स्टैंजा में वो क्या कह रहे हैं कि बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर, कि जो कुछ भी बताया गया है वो उसकी असलियत, उसकी रूह नहीं है, उसका मरकज़ नहीं है. इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ. वो कह रहे हैं कि उसका ट्रूथ अभी अंदर छुपा हुआ है. वो क्या है? एटर्नल स्टिलनेस, कि यह अबदी सुकून भी है. जो हवा है वो अबदी सुकून भी है, हमेशा रहने वाला सुकून भी हमें देती है. ब्राइट ब्लू स्काइज एंड ऑल यू हियर आर जेंटल विस्पर्स. वो कह रहे हैं कि हमें नीले आसमानों में ये सुकून फैलाती हुई नज़र आती है. मज़ीद वही कहते हैं कि हमें ये
जेंटल विस्पर्स करती हुई नज़र आती है। जेंटल विस्पर्स कैसे, मतलब देखो जब हवा बहुत आहिस्ता आहिस्ता सबक रवि के साथ चल रही होती है ना, बहुत मीठी सी खुशगवार हवा जब हमें ये लग रही होती है, तो जब कभी वो हमारे कानों के पास से गुजरती है तो हमें वो कानों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, उस हवा को सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वो वाली आवाज़ें हैं। फिर दूसरा आवाज़ है जब पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़, हवाओं से टकराई तो पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़, वो आवाज़ हमें सुनना अच्छा लगता है। तो ये जो आवाज़ें हैं वो कह रहे हैं कि जेंटल विस्पर्स हैं, नर्म सरगोशियाँ हैं। फार अवे एंड अनइम्पॉर्टेंट, वो ये तमाम बातें वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा अहमियत नहीं रखती हैं लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो सुकून का बाइस बनती हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम इसके स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, इसके बाद हम करेंगे अपनी समरी। तो क्वेश्चन आंसर्स में बेटा सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है दैट इज़ हाउ इज़ विंड डिस्क्राइब इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहला स्टैंजा में हवा को कैसे बयान किया गया है, हमने देख लिया कि मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा गया है उसे। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, हवा को बयान किया गया है एज अ स्टॉर्म, तूफान की शक्ल में, दैट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, जो कि हर चीज़ को तबाह कर देता है। यहाँ पर आप मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो वैसे। इसके बाद है विद व्हाट विंड इज़ कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, किस चीज़ से विंड को कंपेयर किया गया है, कि जो विंड है उसको किस चीज़ से कंपैरिजन किया गया है। विंड इज़ कंपेयर्ड विद द मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही फैलाने वाली बला कहा गया है हवा को। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आ गई, हमने मेटाफर कर लिया है, हम कर चुके हैं ना मेटाफर पिछले चैप्टर्स में। मेटाफर क्या था, दो डिसिमिलर चीज़ों को लाइक और एज लगाए बगैर सिमिलर बना देना। तो यहाँ पर देखें कि विंड एक अलग चीज़ थी, मॉन्स्टर अलग चीज़ थी, दोनों चीज़ों को लाइक और एज लगाए बगैर सिमिलर कर दिया गया, तो ये आपका होगा मेटाफर। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपकी एक और सामने आ गई। इसके बाद है बेटा व्हाट इज़ विंड डूइंग टू ऑल मैन्स वर्क, हवा जो है बाकी आदमियों के तमाम कामों के साथ वो क्या कर रही है। द विंड इज़ रैकिंग, जो हवा है वो तबाह कर रही है ऑल मैन्स वर्क, आदमी के सब कामों को। इट इज़ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, वो हर चीज़ को तबाह कर रही है। ठीक है। इसके बाद है हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल, जब हवा साकत होती है, यानी सबक रवि के साथ चल रही होती है, शुक्र रवि के साथ चल रही होती है, तब ये जो मंजर होता है वो कैसा होता है। व्हेन विंड इज स्टिल, जब हवा साकत होती है, सीम्स रिफ्रेश्ड, तो वो रिफ्रेश हमें नज़र आती है, एंड प्लेजेंट नज़र आती है। वी कैन सी एन एक्सटर्नल पीस एवरीवेयर, तब हमें एक एक्सटर्नल पीस यहाँ पर मैंने इंटरनल नहीं लिखा है, एक्सटर्नल पीस लिखा है। क्यों? एक्सटर्नल का मतलब एवरीवेयर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि हर जगह हमें एक एक्सटर्नल पीस नज़र आ रहा होता है, यानी बाहर रहने वाला हमें जो पीस है वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बेटा आपका, अगर आप यहाँ पर चाहें ना वैसे तो आप इसको एटर्नल पीस भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको एटर्नल पीस भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, एटर्नल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट कंपैरिजन इज मेड इन द सेकंड स्टैंजा। हमने फर्स्ट स्टैंजा में तो देखा कि मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन और विंड को कंपेयर किया गया, सेकंड में किस चीज़ को कंपैरिजन किया गया है। इन द सेकंड स्टैंजा द विंड इज कंपेयर, जो विंड है उसको कंपेयर किया गया है विद अ जेंटल सॉफ्ट एंड सूदिंग एजेंट, एक जेंटल नर्म सॉफ्ट और सूदिंग आराम पहुंचाने वाले, तस्कीन पहुंचाने वाले एजेंट के तौर पर। ठीक है बेटा, ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर समरी। ओके बेटा, ये है अब आपकी समरी पीस, और पीस बिगन्स विद द स्माइल, जो पीस है वो एक स्माइल से शुरू होता है, एक मुस्कुराहट से शुरू होता है। ठीक है। पीस इज़ अ मेटाफोरिकल पोइम, हमने देखा अभी कि ये मेटाफोर जिसके अंदर दो यूज़ हुए हैं, तो ये मेटाफोरिकल पोइम है जिसको लिखा है डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन ने, ये पूरा नाम आपके सामने आ गया। इन दिस पोइम, इस नज़म में द विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, इस नज़म को पर्सोनीफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। टू डिस्क्राइब टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, कुदरत के दो पहलुओं को डिस्क्राइब करने के लिए। नेचर टीच अस लेसन, जो नेचर है, जो कुदरत है, वो हमें लेसन देती है। कैसे? थ्रू विंड, वाटर, माउंटेन्स एंड लाइट, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए जो नेचर है वो हमें लेसन देती है। लेसन क्या देती है कि ज़िंदगी में हमें हर चीज़ का एक फ़ायदा भी नज़र आता है और एक नुकसान भी नज़र आता है। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में ऑफ द पोइम नज़म के, विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, जो विंड है, जो हवा है, उसको पर्सोनीफाई किया गया है एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। कैसे? क्योंकि विंड जो थी वो आपको कह लें कि एक लिविंग थिंग थी ना, सॉरी, जो मॉन्स्टर है और विंड है वो टोटल एक लिविंग थिंग है और एक
नॉन लिविंग थिंग है, तो आप एक लिविंग थिंग की जो है उठाकर क्वालिटीज़ दे रहे हैं नॉन लिविंग थिंग को, तो इसका मतलब है कि ये पर्सोनिफिकेशन है। तो हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म। जो विंड है, हवा है, वो स्टॉर्म की फॉर्म में, तूफ़ान की शक्ल में स्मैशेज एंड डिस्ट्रॉयज, हर चीज़ को तबाह बर्बाद करती है। वट एवर कम्स इन इट्स वे, जो कुछ भी उसके रास्ते में आता है। इट रैक्स ऑल मैंस वर्क, ये तमाम आदमियों के कामों को तबाह करती है। इन इट्स रेज, ये अपने गुस्से में, इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स, इन तमाम चीज़ों को तबाह करती है। ऑल दिस डिस्ट्रक्शन, और ये जो तमाम की तमाम तबाही है, ब्रॉट बाय विंड, जो कि हवा के ज़रिए आती है, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रक्टिव आस्पेक्ट ऑफ नेचर। वो सिम्बॉलिकली डिस्क्राइब करती है, बयान करती है नेचर के डिस्ट्रक्टिव आस्पेक्ट को भी, तबाही में मचाने वाले पहलू को भी। इसके बाद कोटेशन है, आफ्टर अ स्टॉर्म कम्स अ काम, कि स्टॉर्म के बाद, तूफान के बाद एक सुकून भी आता है। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में विंड हैज़ बिन कंपेयर्ड, विंड को कंपेयर किया गया है विद अ जेंटल सॉफ्ट एंड सूदिंग एजेंट। एक हमने क्वेश्चन में पढ़ा अभी के आराम और तस्कीन पहुंचाने वाले एजेंट के तौर पर। इट विस्पर्स इन लो टोन्स, वो लो टोन्स में, हल्की आवाज़ में बातें करती है, लाइक ट्रू लवर्स की तरह। व्हेन द विंड इज़ जेंटल एंड कूल, जब हवा जेंटल होती है, कूल होती है, इट गिव्स लाइफ्स, तो वह ज़िंदगी देती है, टू बर्ड्स, कलियों को, बर्ड्स, परिंदों को, एंड ह्यूमन्स, और इंसानों को। बाय डिस्क्राइबिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ विंड, और हवा का ये पहलू बयान करके, द पोइट वांट्स टू टेल अ ग्रेट रियलिटी, पोइट जो है वो हमें बताना चाहता है एक बहुत बड़ी सच्चाई अबाउट नेचर, नेचर के बारे में। वो सच्चाई क्या है कि वही कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक, इन स्पाइट ऑफ ऑल नेगेटिव एस्पेक्ट्स, तमाम नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बावजूद, नेचर इज़ ब्यूटीफुल, जो कुदरत है वो ब्यूटीफुल है, बेनेवलेंट है, मेहरबान है, एंड बेनेफिशिएंट का मतलब भी मेहरबान ही होता है, रहम करने वाला। इन अवर रियल लाइव्स, हमारी हकीकी ज़िंदगियों में, वी शुड कीप इन व्यू बोथ एस्पेक्ट्स, हमें दोनों ही एस्पेक्ट्स को नज़र में रखना चाहिए ऑफ नेचर, नेचर के। वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म टू एंजॉय पीस, हमें स्टॉर्म को भी एंजॉय करना चाहिए ताकि हम पीस को भी फिर एंजॉय कर सकें। अगर आपको तूफ़ान का पता होगा तभी तो आप अमन को एंजॉय कर सकोगे। इसके बाद है, पीस इज़ लवलीएस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स दैट नेचर बेस्टोज, कि अल्लाह ताला ने, नेचर ने हमें जितनी भी नेमतें, रहमतें दी हैं ना, उन सब में जो पीस है वो सबसे ज़्यादा दिलकश है, सबसे ज़्यादा प्यारी है। और ये कहा किसने? एडम स्पार्क ने। बेटा यहाँ पर आपकी समरी भी ख़त्म हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंग्लिश बी पोर्शन। Okay, students, now we are going to start the English B portion, and the English B portion we are going to start the translation paragraph number 16. तो बेटा ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 16 जो है आपका इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है, पेपर्स में इतना ज़्यादा ये नहीं आया करता है, बट फिर भी हमें करना तो है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है, मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट, डाइट मतलब ग़ज़ा। दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है, यह मीठा और लजीज होता है। इट इज़ स्वीट एंड डिलीशियस, मीठा और लजीज, मज़ेदार। इसका रंग सफ़ेद होता है। इट्स कलर इज़ वाइट, इसका रंग सफ़ेद होता है। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। वी गेट मिल्क मोस्टली फ्रॉम काउस एंड बफलोज, हम हासिल करते हैं दूध ज़्यादातर काउस से एंड बफलो से। अच्छा बेटा एक बात यहाँ पर रह गई थी, ये जो वर्ड मैंने लिखा है कलर, इसमें मैंने यू लिखा है, कुछ स्पेलिंग्स COLOR भी होते हैं, ठीक है। कलर के स्पेलिंग COLOUR भी होते हैं और COLOR भी होते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? एक ब्रिटिश लैंग्वेज में है, ब्रिटिश एक्सेंट में है, और एक अमेरिकन एक्सेंट में है। तो हमारे यहाँ चूँकि दोनों ही चलते हैं तो हम दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद है, दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। मिल्क मेक्स अस हेल्दी, जो दूध है वो हमें बनाता है हेल्दी, ताकतवर, सेहतमंद, एंड पावरफुल, और ताकतवर बनाता है। हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। वी गेट कर्ड, हम हासिल करते हैं या बनाते हैं कर्ड, दही, बटर, मक्खन, एंड चीज़ और पनीर फ्रॉम इट, इससे। बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़ज़ा है। मिल्क इज़ अ प्रीशियस डाइट, बेशकीमत यानी कीमती ग़ज़ा है, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। एंड यहाँ पर बेटा आएगा पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट्स और मरीज़ों के लिए। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। मिल्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड, इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा आफ्टर बॉइलिंग, उबालने के बाद, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपका ये पैराग्राफ भी ख़त्म होता है, और पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद हमारा आज का लेक्चर भी इसके साथ ही तमाम हुआ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पैराग्राफ और समथिंग एल्स, एंड यूनिट नंबर 8 द एक्सरसाइज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।